हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर शुचिता बत्रा गोयल है और जैसे कि आप जानते हैं, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कैसे आप प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस से अपने आप को बचा सकते हैं या आप क्या क्या कर सकते हैं जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी का प्रोग्नोसिस इम्प्रूव हो जाए अगर आपको पहले से कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। I'm obstetrics and gynecology MS, Dr. Shuchita Batra Goyal, and I welcome you all। और डॉक्टर्स डे के एक दिन पहले डॉक्टर्स डे ईव पर मुझे गृहलक्ष्मी ने जो इनवाइट किया है उसके लिए मैं गृहलक्ष्मी को बहुत थैंक यू धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये जो सेशन है ये क्वेश्चन एंड आंसर्स के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर इससे पहले आपको कोई सवाल पूछने हैं तो आप यहाँ पर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। So, what is coronavirus infection? COVID-19 is coronavirus infection that was born in 2019. What is coronavirus and what is the effect on pregnancy? देखिए, प्रेगनेंसी में पहले से ही जैसा कि एक माना जाता है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है जिस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए या फिर हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो क्या कोरोना वायरस के कारण भी प्रेगनेंसी में कोई इफेक्ट पड़ता है या किसी तरीके की ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है? तो जो अभी तक शोध हुए हैं, जो अभी तक की रिसर्चेस हुई हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि प्रेगनेंसी इज़ अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोना वायरस इन्फेक्शन। लेकिन अगर किसी को प्रेगनेंसी के साथ किसी तरीके की कोमॉर्बिडिटी है, जैसे कि डायबिटीज़ या हार्ट डिजीज़, एस्थमा या किसी तरीके की और बीमारी जैसे कि किडनी डिजीज़, एनीमिया, तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। मेरे आज के इस इंटरव्यू के बाद, मेरे इस आज के वेबिनार के बाद आप 5 आंसर्स का जवाब आराम से दे पाएंगे। पहला ये कि कोरोना वायरस एंड प्रेगनेंसी का क्या एसोसिएशन है। दूसरा, अगर आपको बाई चांस प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है तो आप क्या करें। तीसरा, आप आने वाले बच्चे को या यूट्रस में जो प्रेगनेंसी के समय पे बच्चा है आप उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। प्रेगनेंसी या डिलीवरी होने के बाद किस तरीके से आपको बिहेव करना चाहिए। कोरोना वायरस नेगेटिव होने के बाद आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए ताकि आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो और आपका बच्चा कंपैरेटिवली सेफ रहे। इस सेमिनार को मैंने क्वेश्चन एंड आंसर्स की फॉर्म में बनाया है एंड आई होप आपके सारे सवालों का जवाब मैं यहाँ पे दूंगी। अगर आपको किसी तरीके के और सवाल हैं तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर अपने कमेंट लिख सकते हैं, जो इस सेशन के बाद मैं आंसर करूँगी। कोरोना वायरस में जब कोई पेशेंट कोरोना वायरस पॉजिटिव होती है या नहीं होती है तो बच्चे को, इंट्रा यूट्राइन जो बच्चा होता है उसको क्या रिस्क होता है। तो जो अभी तक रिसर्चेज हुए हैं उसमें कोरोना वायरस की वजह से किसी तरीके की कोई टेराटोजेनेसिटी नहीं देखी गई है। टेराटोजेनेसिटी क्या होता है? जिस समय पर प्रेगनेंसी की शुरुआत में बच्चों के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, अगर उस समय पर किसी तरीके की बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवाई या किसी तरीके ली जाती है या किसी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है तो बच्चों में अलग अलग तरीके की विकृतियां हो जाती हैं। तो ऐसा किसी भी तरीके की विकृतियां किसी बच्चे में एसोसिएटेड अभी तक नहीं हुई है। दूसरी चीज़, क्या कोरोना वायरस की वजह से अबॉर्शन हो जाता है? तो नहीं, अभी तक की जो रिसर्चेज है उसमें भी ऐसा कुछ नहीं देखा गया है कि कोरोना वायरस के कारण किसी तरीके के अबॉर्शंस हुए हों। तीसरा, क्या कोरोना वायरस की वजह से समय से पहले डिलीवरी हो जाती है? तो अगेन रिसर्चेज ये बताती हैं कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम कोरोना वायरस के साथ नहीं देखी गई है। हालांकि जिन लोगों को कोरोना वायरस इन्फेक्शन था उनके बहुत सारे कंसिडरेबल लोगों में समय से पहले डिलीवरी हुई। इसके 2-3 कारण ये हो सकते हैं कि जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी या जब शुरुआत में कोरोना वायरस के बच्चों पे इफ़ेक्ट्स नहीं पता थे, तो जिन भी लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ उनकी तीसरी तिमाही में डिलीवरी करवा दी गई। बट पर से कोरोना वायरस के कारण समय से पहले डिलीवरी नहीं होती है। उसके बाद कंसर्न है, क्या बच्चा छोटा रह जाता है या बच्चा पूरी तरह से विकसित नहीं होता है या उसको ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो ऐसी किसी तरीके की ये सारी चीज़ें सिर्फ प्रपोज हैं जो कि हो सकती हैं। तो आगे आने वाली रिसर्चेज में हमें इन सवालों का अच्छे से जवाब मिल पाएगा, बट बाय एंड लार्ज अभी तक ऐसी कोई भी बात नहीं बताई गई है। दूसरा, कैसे पता करें, दूसरा सवाल ये, कैसे पता करें कि आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया है। तो कोरोना वायरस इन्फेक्शन और फ्लू के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, जैसे कि नाक बंद हो जाना,
बुखार आना, खांसी होना, लगातार खांसी होना। कोरोना वायरस में स्पेसिफिक चीज़ जो है वो ये है कि इसमें लगातार सूखी खांसी रहती है, या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि सूंघने की क्षमता कम हो जाती है, एंड लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट भी हो जाता है कि खाने पे आप जो खा रहे हैं उसका टेस्ट नहीं आएगा। हेडेक एंड बॉडी एक भी इसके अंदर देखा गया है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें लगातार हो रही हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़, ऐसा क्या प्रिकॉशंस लें कि प्रेगनेंसी में आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन ना हो। जैसे कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, और उसके साथ हैंड वॉशिंग, सोशल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो ये सभी चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप काफ़ी हद तक कोविड से बच सकते हैं। अगला सवाल, अगर आपकी प्रेगनेंसी है और आपने आपको बचाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर के पास विजिट्स अपनी किस तरीके से शेड्यूल करें कि आपको कोरोना इन्फेक्शन ना हो। तो जो नया कॉन्सेप्ट आया है अभी टेली कंसल्टेशन का, जिसमें ये है कि आप फ़ोन पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप पहले अपने डॉक्टर से फ़ोन पर सलाह लें, और अगर उनको ऐसा लगता है या आपकी ऐसी कोई बीमारी है जिसमें एग्जामिनेशन करना या आपको पर्सनली मिलना ज़रूरी है, तो ही आप अपने डॉक्टर से जाके मिलें। मगर अगर आपको पेन, ब्लीडिंग या किसी तरीके की लीकिंग या बच्चे का घूमना कम हो रहा है तो वो एक तरीके की इमरजेंसी है, और ऐसे में आपको डॉक्टर से डेफिनेटली जाके मिलना है। अगला सवाल जो बहुत सारे मरीज़ हम लोगों से पूछते हैं कि भाई मुझे गर्मी बहुत लगती है प्रेगनेंसी में, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फेस मास्क यूज़ करना, तो मैं क्या करूँ। तो अगर आपका ऐसा कोई सिनेरियो है तो बेहतर ये रहेगा कि आप घर से बाहर ना निकलें, या जब बहुत ही ज़रूरी होता है तभी घर से बाहर निकलें। अगर आपको निकलना पड़ रहा है तो एटलीस्ट क्लॉथ का मास्क एंड प्रेफरेबल जो सर्जिकल ट्रिपल लेयर मास्क होता है वो यूज़ करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रेगनेंसी और बुखार। अगर किसी को प्रेगनेंसी में फीवर हो जाता है तो क्या उसको कोविड टेस्टिंग करवाने की ज़रूरत है। तो कोविड या कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक कारण है प्रेगनेंसी में बुखार आने का, बट बहुत सारे और कारण हैं जो कि इससे ज़्यादा कॉमन है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या बच्चेदानी के रास्ते का इन्फेक्शन, या फिर टाइफॉइड या कॉमन कोल्ड। मैंने आपको पहले ये बताया है कि जैसे आपको कोल्ड हो रहा है, लगातार बुखार आ रहा है, सूखी खांसी हो रही है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट हो रहा है, तो देयर इज़ अ हाई लाइकलीहुड, ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन हो। तो उसी केस में आप कोरोना का टेस्ट करवाएं, या लंबे चलते हुए बुखार में आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अकॉर्डिंगली कोरोना का टेस्ट करवाएं। अब क्या होते हैं कोरोना के टेस्ट। देखिए, कोरोना के मेन जो टेस्ट आरटीपीसीआर जो टेस्ट होते हैं, नाक से नेजल स्वैब या फिर गले से थ्रोट स्वैब को लिया जाता है। अगर आप आपको हमें लग रहा है कि आप पॉजिटिव है बट आपकी बार बार टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तो स्पूटम जो होता है, यानी गले से निकाली हुई बलगम या दवाइयाँ वगैरह दे करके निकाली हुई बलगम, उसकी भी जांच करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगला सवाल, अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो क्या आपको जब लेबर पेन स्टार्ट होगा या प्रसव का दर्द स्टार्ट होगा तो क्या आपकी कोविड टेस्टिंग की जाएगी। तो ये चीज़ें इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करती है, हर एक का अपना अलग प्रिंसिपल है, हर पर्सन अपना अलग हिसाब से कर रहे हैं। बट ज़्यादातर जगहों पर ये ज़रूर कोशिश की जाती है कि जो लेबरिंग पेशेंट है या जिनका लेबर स्टार्ट होने वाला है या जिनका ऑपरेशन किया जाने वाला है, उनकी कोविड टेस्टिंग ज़रूर हो, ताकि अगर वो पॉजिटिव है तो मरीज से संबंधित एज वेल एज आने वाले बच्चे से संबंधित प्रिकॉशंस पहले ही ले लिए जाएं। उसके बाद क्या होगा अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, तो आपकी लेबर के टाइम पे क्या होगा। एक चीज़ मैं बहुत शुरुआत में भी जैसे मैंने आपको बताई थी, अभी भी बताना चाहती हूँ, पर से कोरोना वायरस इन्फेक्शन के कारण प्री टर्म डिलीवरी नहीं होती है। अगर तीसरी तिमाही में यानी थर्ड टाइमेस्टर 28 हफ्तों के बाद आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है और आप एसिम्टोमेटिक हैं, मतलब आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो बेहतर ये रहेगा कि जब तक आपका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता है तब तक के लिए आपको प्रेगनेंसी से डिलीवरी डेफर की जाए। मतलब अगर आपको किसी सांस की तकलीफ नहीं हो रही है या आप सेप्टिक नहीं हो रहे हैं या अदरवाइज कोई डिलीवरी का इंडिकेशन नहीं है, तो आपकी डिलीवरी को थोड़ा समय के लिए पोस्टपोन किया जाए, ताकि जब आप डिलीवर कर रहे हो उस समय पर भी आपको दिक्कत ना हो, प्लस जो बच्चा है उससे संबंधित भी उसके भी इन्फेक्शन के चांसेस रिड्यूस हो जाए। उसके बाद
अगर आप कोविड पॉजिटिव आ जाते हैं और आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप क्या करें? पहले आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। कोरोना वायरस इन्फेक्शन एक नोटिफाइबल बीमारी है। अगर आप अपने डॉक्टर को बताते हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, मतलब आप किस किस से मिले हैं, उसके टेस्ट करवाने की कितनी ज़रूरत है। आपको इवैल्यूएट किया जाएगा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है या आप होम सेल्फ आइसोलेशन से भी आपका कोई दिक्कत वगैरह नहीं है, उसके साथ आपका टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। सो व्हाट इज़ सेल्फ आइसोलेशन? सब लोग बड़ा सेल्फ आइसोलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि फलाना लोग सेल्फ आइसोलेशन में चले गए, या क्या होता है सेल्फ आइसोलेशन? सेल्फ आइसोलेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको खुद को फीवर हो रहा है या आपको ये पता चलता है कि कुछ समय पहले जिससे आप पर्सन से मिले थे वो इन्फेक्टेड, कोरोना वायरस इन्फेक्टेड निकले हैं, तो आप एज वेल एज आपकी फैमिली 14 डेज़ के लिए, 14 दिनों के लिए, अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं या फीवर आ रहे हैं, 14 डेज़ के लिए आप कोशिश करें आप किसी से भी कांटेक्ट ना करें घर से बाहर। किसी तरीके की पब्लिक गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स या किसी भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लें ताकि घर के बाहर जो भी सामान आपको डिलीवर करवाना है वो घर के बाहर करवाएं। किसी तरीके के स्कूल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्पेशली बसेस जो कि बहुत हॉटस्पॉट होते हैं इन्फेक्शन होने के, ऐसी किसी जगह पर ना जाएं या ऑटोज़ वगैरह में ना जाएं। डॉक्टर से विजिट कोशिश करें फ़ोन पर या वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू हो जाए, या अगर कोई दिक्कत हो तो आप उन्हें पहले बता दें कि आप हॉस्पिटल में किस समय पे विजिट करने वाले हैं, ताकि आपके आइसोलेशन का वो डॉक्टर पहले से अरेंजमेंट कर पाएँ। दूसरी बात, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो क्या उसकी डिलीवरी करवाना उसी समय पे ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर या तीसरी तिमाही चल रही है, आपको किसी तरीके के कोई सिम्टम्स नहीं है, सांस लेने में ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं हो रही है, या ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका मेंटेन है, तो इंडक्शन की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी रीज़न से आप लेबर में चले जाते हैं या डॉक्टर्स को आपकी डिलीवरी इंड्यूस करवानी पड़ती है या डिलीवरी करनी पड़ती है, तो आपका जो डिलीवरी है नॉर्मल डिलीवरी की ही कोशिश की जानी चाहिए। सिजेरियन का ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं होता जब तक सांस की बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो जाए या मरीज़ बहुत ज़्यादा सेप्टिक ना हो जाए। डॉक्टर्स और स्टाफ जो है वो प्रॉपर पीपीई किट पहन करके, इस्तेमाल करके आपकी डिलीवरी करवाएंगे। सेकेंड स्टेज यानी जिस समय पर बच्चे को पुश करने के लिए आपको कहा जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस समय पर आप एग्जॉस्ट हो जाएं, या अपने डॉक्टर से कहें कि चाहे आप इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी जैसे कि हम वैक्यूम या फोर्सेप्स कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। कोरोना वायरस इन्फेक्शन सिजेरियन का कारण नहीं होता है। अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो ज़रूरी नहीं है उसका सिजेरियन हो। अब अगर आप कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं तो आपके बच्चे को क्या क्या रिस्क है? देखिए, मैंने पहले आपको बता दिया कि अभी तक जो स्टडीज़ हुई हैं, ना उसमें टेराटोजेनेसिटी, ना उसमें समय से पहले डिलीवरी, ना ही उसमें अबॉर्शन के रिस्क को ज़्यादा बढ़ाया गया है। मगर जब बच्चा माँ के अंदर होता है तो कुछ केस रिपोर्ट्स इस तरीके की हैं जो ये बताती हैं कि बच्चा इन्फेक्ट हो सकता है। बहुत ही कम चांसेस हैं ऑल दो। और उसके बाद कुछ ये बताती हैं कि डिलीवरी के टाइम पर होता है। बट सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन उस समय पे होता है जब बच्चा डिलीवर होके माँ के पास आता है। जब वो माँ के पास आता है उस समय पर जो क्लोज कांटेक्ट की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसलिए ऐसी मदर्स के बच्चों को इंस्टीट्यूट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आइसोलेट कर दिया जाता है, मतलब दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? आइडियली एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए बच्चे को। जो मदर है वो अपने हाथों को साफ करके, ब्रेस्ट पम्प को साफ करके उसमें मिल्क एक्सप्रेस करे, और एक हेल्दी पर्सन बच्चे को वो मिल्क दे। एक और कॉन्सेप्ट आया है रूमिंग इन का। वैसे कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले से ही है क्योंकि मदर एंड बेबी एक ही रूम में रहते हैं, बट कोरोना के कारण इसको बहुत एम्फेसिस मिल रहा है कि क्या हम रूमिंग इन कर सकते हैं। तो क्या है ये रूमिंग इन? एक ही कमरे में मदर और बेबी दोनों का होना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बच्चे का मेरे साथ रहना ज़रूरी है, तो एक चीज़ को डिसाइड करें कि बच्चे का जो कॉट है, बेबी का जो बेड है, वो आपके बेड से कम 6 फुट की दूरी पे हो। बेबी के कॉट के आसपास प्लास्टिक के कवर्स या प्लास्टिक के पर्दे हों जिसके कारण इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के चांसेस कम हो। बेबी को आपके पास से तभी लाया जाए जिस समय पे ब्रेस्ट फीडिंग करवानी हो।
उससे पहले ध्यान रखें कि आपने एटलीस्ट ट्रिपल लेयर मास्क पहना हुआ है और अपने हाथों को अच्छे से क्लीन किया हुआ है। एंड एज सून एज जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग फिनिश होती है, बच्चे को दोबारा कॉट में ट्रांसफ़र कर दें, जो भी आपके साथ हेल्दी पर्सन रहते हैं। उसके बाद क्या बच्चे का कोविड टेस्टिंग होगा? तो हाँ, जो बच्चे ऐसी मदर्स से पैदा होते हैं जिनको कोविड पॉजिटिव उस समय पे था, तो ऐसे बच्चों का कोविड टेस्टिंग रिजल्ट किया जाता है। अगर बच्चा पॉजिटिव आता है तो कोई दिक्कत, तो बच्चे को मॉनिटर किया जाता है, मगर बच्चे को मदर के साथ सेम कमरे में शिफ्ट करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। वेरएज़ अगर बच्चा नेगेटिव आता है तो बेटर ये है कि बच्चा आइसोलेशन में रहे। उसके बाद क्या अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट शुरुआत की प्रेगनेंसी में हो जाती है, जैसे 6 हफ्ते या 8 हफ्ते जब बच्चे के ऑर्गन्स बनना शुरू हो रहे हैं, तो क्या उसका अबॉर्शन करवाना चाहिए? तो अभी तक की यही जो रिपोर्ट्स हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं सजेस्ट करती हैं कि कोरोना वायरस के लिए किसी तरीके के अबॉर्शन की ज़रूरत है। उसके बाद रिकवरी के बाद क्या, कब आप अपने बच्चे को अपने पास रख सकती हैं, कब आप अपने बच्चे को एक नॉर्मल मदर की तरह फीड करवा सकती हैं, अपने साथ रख सकती हैं? तो एटलीस्ट 3 दिन आपको रखने हैं जब आपका टेस्ट नेगेटिव आए, आप एसिम्टोमेटिक हो जाएं। जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट हैं, कोरोना वायरस इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद वो ठीक हो गई हैं, उन लोगों का किस तरीके से मॉनिटरिंग करना है? जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गई हैं, थोड़ी बहुत संभावना बढ़ जाती है कि बच्चे को ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो जाए या फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या IUGR जिसे हम अपने टर्म्स में कहते हैं हो जाए। तो जब आप ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, उसके बाद 2 वीक्स के बाद आपका एक अल्ट्रासाउंड प्लान किया जाएगा एंड आपको फिर एक नॉर्मल पेशेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत कॉमन है इस समय पर अकेला फील करना, जिसके हम साइड इफ़ेक्ट्स हर जगह देख रहे हैं। शायद हम बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम थोड़ा कमज़ोर नहीं किसी के सामने महसूस करवाना चाहते। लेकिन अगर आपको कभी भी अवसाद या एंग्जाइटी, टेंशन ज़्यादा हो रही है या किसी तरीके की सुसाइडल थॉट्स टेंडेंसी आ रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू अपने फ्रेंड्स से कांटेक्ट बना के रखें। प्लीज़ आप आइसोलेटेड रहें, बट फ़ोन पे उनसे या वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे ज़रूर कांटेक्ट बना के रखें। अगर आपको ये ज़्यादा प्रॉब्लम सता रही है तो प्रोफेशनल हेल्प, साइकेट्रिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प लें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझसे लोग पूछते हैं कि अगर भाई हम कोरोना पॉजिटिव नहीं है, हमारा नेगेटिव आ गया है एंड बच्चे का भी नेगेटिव ही माना जा रहा है, तो क्या जो बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है डिलीवरी के बाद, तो क्या उसको मास्क लगाने की ज़रूरत है? तो अ स्ट्रिक्ट नो। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें SIDS यानी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जो कि घुटन के कारण होती है, उनकी संभावना ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे बच्चों को या 2 साल से छोटे बच्चों को या ऐसे बड़े लोगों को जिनको कि कोमा में हैं या पैरालिसिस में हैं या इतने एल्डरली हैं कि वो अपने हाथ से अपना मास्क नहीं उतार सकते, अगर उन्हें चोकिंग महसूस हो, तो ऐसे लोगों को मास्क इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आई होप कि मेरा ये टॉक आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अभी मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो मेनली हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ या दाई, उन लोगों से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी प्रेग्नेंट पेशेंट को आप हाई रिस्क और लो रिस्क की कैटेगरी में डिवाइड करें। जो हाई रिस्क पेशेंट है यानी ट्विंस या डायबिटीज़ या थायराइड की प्रॉब्लम या जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा ज़्यादा फ्रीक्वेंट विजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, बट वो रिस्क पर भी ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ ऐसे पेशेंट्स को अपॉइंटमेंट्स आप सेपरेटली अपॉइंटमेंट्स दें और अपॉइंटमेंट के बाद ही ऐसे पेशेंट्स से मिलें। बाकी जो लो रिस्क पेशेंट्स हैं, एम्फेसाइज मैं करना चाहती हूँ टेली कंसल्टेशन पे, कि जब तक एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है आप अपने पेशेंट्स को टेली कंसल्टेशन के थ्रू देखें, ताकि उनको खुद को भी इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाए। क्योंकि जब वो किसी भीड़ वाले एरिया में आएंगे या वेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्लस उनकी आपस में जो इन्फेक्शन ट्रांसफ़र है उनकी भी चांसेस कम हो जाए। दूसरी चीज़, जब भी कोई पेशेंट आपको विजिट करता है या टेली कंसल्टेशन पे कंसल्ट करता है, तो डिप्रेशन को या एंग्जाइटी को ज़रूर ध्यान में रखें।
बिकॉज़ ये जो सोशल आइसोलेशन है उसने हम लोगों को एक तरीके के डिलेमा में डाल दिया है कि हम किससे बात करें किससे ना करें। तो ये एक चांस है आपके पास कि आप अपने पेशेंट को डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से बाहर निकाल सकते हैं। कोशिश करें कि एक ही विजिट में या सिंगल विजिट में आप अपने पेशेंट के सभी काम, जैसे कि ब्लड सैंपल्स निकलवाना या टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना या अल्ट्रासाउंड, आप उनके ये सारे के सारे कंसल्टेशन को ध्यान दें। जब किसी की डिलीवरी हो जाती है और वो अपने बच्चे को लेके आता है, तो ये ध्यान दें कि गायनेकोलॉजिस्ट यानी जिन्होंने आपकी डिलीवरी करवाई है, ऑब्स्टेट्रिशियन, और बच्चे के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन, दोनों की विजिट एक ही समय पे हो जाए, एज वेल एज जो बच्चे को इंजेक्शन लगवाना है वो भी एक विजिट पे हो जाए। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप अपने डॉक्टर को पहले से अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे, कंसल्ट करके जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल गाइडलाइंस से मैंने डिराइव करी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन इससे आपकी बढ़ी होगी। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो नीचे दिए हुए जो कमेंट बॉक्स है आप उसमें अपने सवाल डाल सकते हैं। जो भी मैंने आपको अभी तक बताया, ये इसका मैंने ब्लॉग www.gastrogyne.com पर भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। एंड जो भी आपके सवाल हैं आप इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में दें। तो एक जो क्वेश्चन आया है कि प्रेगनेंसी के बाद में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हम किस तरीके से डील करें, या पीरियड नहीं आया है, हमें सस्पेक्टेड है प्रेगनेंसी है, तो हम किस तरीके से डील करें। तो देखिए, कोरोना वायरस की वजह से आपको डरने की या अबॉर्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी तरीके के कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप www.gastrogyne.com या gastrogyne@gmail.com पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट हियरिंग, एंड आई होप मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम आएगी। थैंक यू।